हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, विज्ञान शिक्षक किसान इंटर कॉलेज बरहनी। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 3 धातु और अधातु के अंतर्गत अधातु का अध्ययन करेंगे। पहले वीडियो में हम लोग क्या धातु के बारे में पढ़े थे, अब हम अधातु के बारे में पढ़ेंगे। अधातु क्या होते हैं? ऋण विद्युतीय होते हैं, अर्थात ऋणायन बनाने वाले होते हैं। वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे तत्वों को बोलते हैं हम अधातु। आइए देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई अधातु है, क्या आपका Cl है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, क्या हो जाता है? ये ऋण विद्युतीय अर्थात ऋणायन बनाते हैं। ठीक, ये भी Br भी है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस बना लेता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो एक माइनस, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण है तो दो माइनस, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले तत्वों को हम अधातु कह सकते हैं। आइए भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करें। पहला है धात्विक गुण। अधातुओं में आधात्विक गुण में आधात्विक चमक। अधातुओं में कोई क्या होती है? चमक नहीं होती है, वो मलिन होते हैं। लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसके अंदर चमक होती है। नंबर 2 कठोरता। सामान्यतः जितने भी अधातु होते हैं वो कठोर नहीं होते, मृदु होते हैं। लेकिन हीरा एक ऐसा अधातु है जो कठोर है, जो कार्बन का अपरूप है लेकिन कठोर होता है। अगला है आघातवर्ध्यता या तन्यता। आघातवर्ध्यता मतलब हथौड़े से पीट पीट के पतली चादर बनाना या तार के रूप में खींचना। ये दोनों गुण अधातु में नहीं पाए जाते हैं, अर्थात अधातु क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। इसलिए न तो इनको हम लोग पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं, न तो पतले तार के रूप में बदल सकते हैं। अगली खासियत है विद्युत चालकता एवं विद्युत चालकता, उष्मी चालकता एवं विद्युत चालकता। विद्युत चालक वे होते हैं जो विद्युत के सुचालक या उष्मी सुचालक होते हैं। धातु जो होते हैं उष्मी सुचालक और विद्युत सुचालक दोनों होते हैं। लेकिन अधातु जो होते हैं न तो विद्युत के सुचालक होते हैं न तो उष्मा के सुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल में काले रंग का रॉड टाइप का होता है वही ग्रेफाइट होता है, वो अधातु है। अधातु होने के बावजूद भी वो अच्छा विद्युत का सुचालक है। अगला है ध्वनिक मतलब सोनरस। धातुओं के समान इनके अंदर विशेष ध्वनि नहीं होती, अर्थात ध्वनिक के गुण होता ही नहीं है अधातुओं में। अगला अवस्था। अवस्था के रूप में जो अधातु होते हैं तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस में भी, द्रव में और गैस में। जैसे आपके ठोस अवस्था में पाया जाता है कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, जबकि द्रव अवस्था में Br, गैस अवस्था में H2, O2 और N2। अधातुओं का गलनांक जो होता है बहुत कम होता है, लेकिन हीरा एक ऐसा धातु है जिसका गलनांक 35,000 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 35,000 डिग्री सेल्सियस। यह हुआ अधातु गुण। हम लोग क्या है इसी गुणों के आधार पे धातु अधातु के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं, जो आपको अपने बुक में या कॉपी में करना है। अब हम पढ़ते हैं क्या अधातुओं के रासायनिक गुण। नंबर 1 है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अधातु ऑक्साइड। देखते हैं एग्जांपल। जब कार्बन जो है अधातु है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो अधातु ऑक्साइड है। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है जो अधातु ऑक्साइड है। अधातु ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं या तो उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं या तो उदासीन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दो जो आपके अधातु ऑक्साइड है ये अम्लीय होते हैं, अर्थात जब इनको हम जल में घोलेंगे तो ये क्या करेंगे? अम्ल प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे? अम्ल प्रदान करते हैं। जैसे देखे हैं ये CO2 है, H2O से रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड है जल से अभिक्रिया करता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो इसीलिए CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड के
अधातु ऑक्साइड को हम अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, जबकि NO, N2O और CO ये भी क्या हैं, अधात्विक ऑक्साइड हैं, लेकिन ये उदासीन होते हैं, अर्थात न तो अम्ल के गुण देते हैं न तो क्षार के गुण देते हैं। लिटमस पेपर्स पे इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। अगला गुण देखते हैं, अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अधातुओं में कोई अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि अधातु जो होते हैं तनु अम्लों के हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते। थर्ड देखते हैं, क्लोरीन से अभिक्रिया। जब कोई अधातु क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्लोराइड बनाता है। यहाँ एग्जाम्पल है, फास्फोरस है, वो क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना रहा। ये जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है वाष्पशील गैस के रूप में और वाष्पशील द्रव के रूप में हो सकता है या गैस के रूप में हो सकता है। यह सहसंयोजी यौगिक का अच्छा उदाहरण है। अगला हम देखते हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया। जब अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्राइड बनाते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन है जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है तो अमोनिया बना रहा है। यहाँ कार्बन जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है तो मीथेन बना रहा है। ये सल्फर जब हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है तो H2S बना रहा है। इस तरह हमने देखा क्या कि अधातुओं के भौतिक गुण और अधातुओं के रासायनिक। अब हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु अधातु से अभिक्रिया करता है, किस सिद्धांत पे करता है। सबसे पहले समझ लें, जो उत्कृष्ट गैसेज होते हैं, नोबेल गैसेज, उनके अष्टक पूरे होते हैं, अर्थात उनकी संयोजकता पूर्ण होती है, वो अक्रिय होते हैं, अर्थात वो क्रियाशील नहीं होते हैं। तो सभी तत्व क्या होते हैं, अपने अष्टक को पूरा करना चाहते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। यही सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है जब धातु और अधातु आपस में जब क्रिया करते हैं तब। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि अष्टक कैसे पूरा करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये अष्टक पूरा करते हैं। तो धातु जो होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, जबकि अधातु जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपना अष्टक पूरा करता है, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता है। तो धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो यौगिक बनते हैं उनको हम आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। आइए समझिए, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है किसका, NaCl के बनने का। देखिए NaCl का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है, अर्थात इनके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कोष हैं, तो पहले कोष K में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 1। ठीक इसी तरह Cl में देखिए परमाणु क्रमांक 17 है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L वाले दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, ये तत्व में धातु है, ये अधातु है। तो ये जो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है त्याग करके इनको दे देगा, क्लोरीन को। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्लोरीन को देगा। तो देखिए यहाँ पे आपका त्याग दिया गया और यहाँ पे एक ग्रहण कर दिया गया। तो यहाँ पे जो अष्टक हो जाएगा वो आपका 8 हो जाएगा। इस तरह इन्होंने अपना अष्टक पूरा कर लिया और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर लिया। इस तरह ये सोडियम क्लोराइड बनाते। अष्टक क्या होते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8। इस तरह ये अपना अष्टक को पूरा करना चाहते हैं। जब अष्टक पूरा हो जाएंगे ये संपूर्ण हो जाते हैं। आइए फिर समझते हैं, सोडियम में क्या होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि 11 प्रोटॉन होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक त्याग देता है तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज क्यों आता है, उस समय जब इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाती है, जबकि प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, 11 होती है। अर्थात यहाँ पे एक प्लस चार्ज ज्यादा है, इसीलिए सोडियम पे एक प्लस आ जाता। ठीक है, उसी तरह क्लोरीन में देखिए परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो इसके अंतर्गत 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 प्रोटॉन होते हैं, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज।
जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाती है, जबकि प्रोटॉनों की संख्या 17 होती है। इसमें माइनस चार्ज है अधिक हो जाता है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाता। आइए देखिए कैसे। हम केवल बाहरी कक्षक में लिए हैं। सोडियम में एक था आपका इलेक्ट्रॉन, तो उसको एक से दर्शाया गया है। बाहरी कक्षा में क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभिक्रिया के दौरान ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा, जिससे इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा। इस तरह ये बनता है सोडियम क्लोराइड। इनके अंदर स्थिर वैद्युत बंध पाया जाता। इसी तरह MgCl2 का बनना, देखिए Mg में आखिरी कोष्टक में हमारे Mg का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 हो जाती है। तो इसके अंदर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 2। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इनका अष्टक पूरा हो जाएगा, 2 और 8। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से इसके ऊपर 2 प्लस। ठीक इसी तरह Cl है, इनके अंदर 17 है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इनका अष्टक पूरा हो जाएगा, तो इनके ऊपर Cl माइनस। लेकिन हमको बनाना है MgCl2। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह के क्लोरीन को 2 क्लोरीन आपस में भाग लेगा। तो एक क्लोरीन, इस क्लोरीन जैसे ये मान लीजिए Mg है, इनके 2 इलेक्ट्रॉन त्याग में एक क्लोरीन को दे देंगे, तो इनका इसे 2 8 और 7 है। दूसरा क्लोरीन है 2 8 और 7 है। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इनका अष्टक पूरा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इनको देगा तो इनका अष्टक पूरा हो जाएगा। इस तरह MgCl2 बनता है। आइए देखते हैं। ये बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है और Cl के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो 2 मॉलिक्यूल है, एक यहाँ है एक यहाँ। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसका अष्टक पूरा। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इससे Mg के ऊपर 2 प्लस है और 2 मॉलिक्यूल Cl उसके ऊपर एक माइनस है। तो इस तरह MgCl2 बनता। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के वजह से बनते हैं। आयनिक यौगिकों गुण क्या है? पहला है भौतिक गुण। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस होते हैं, बहुता कठोर होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा भंगुर होते हैं, अधिक दबाव को सहन नहीं कर पाते। नंबर 2 गलनांक और क्वथनांक। गलनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसे गलनांक। क्वथनांक वह ताप जिससे कोई द्रव क्या होता है? गैस में बदलता, उसे क्वथनांक कहते हैं। ये गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? आयनिक यौगिकों के अधिक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आकर्षण बल ज्यादा होता है। घुलनशीलता। आयनिक यौगिक जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन में, पेट्रोल में ये अघुलनशील होते। और विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक में विद्युत चालकता बहुत अधिक होती है। इनके विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इनके अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर ग्रहण करते हैं, जिससे विद्युत चालकता बनी रहती है। ठोस में विद्युत चालकता न के बराबर होती है, लेकिन गलित अवस्था में इनके अंदर विद्युत की चालकता सबसे अधिक होती है। इस तरह हमने क्या पढ़ा कि धातु अधातु के बीच में जो क्रियाएं होती हैं वो कैसे होती हैं। साथ ही साथ हमने आयनिक यौगिक की परिभाषाएं पढ़ी और उनके कुछ लक्षण पढ़े। धन्यवाद।